Yes, students, today we are doing next decision, that is dividend decision। बेटा मैंने इससे पहले आपको फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के फैक्टर्स के बारे में बताया था। अब हम करेंगे बेटा डिविडेंड डिसीजन। बेटा डिविडेंड डिसीजन किससे रिलेटेड होता है? इट इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। बेटा आपको पता है कि जो डिविडेंड होता है वो किस में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? प्रॉफिट में से। ठीक है बेटा, तो जो कंपनी होती है उसको जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से वो जो वेरियस पार्टीज होते हैं, जैसे क्रेडिटर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उन सबको पेमेंट देने के बाद कंपनी के पास जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है उसको कंपनी क्या करती है बेटा? डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती है। तो डिविडेंड डिसीजन में हम ये डिसीजन लेते हैं बेटा कि कंपनी के पास जो भी सरप्लस फंड है उसमें से कितनी मनी वो एज ए डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेगी और कितनी मनी वो एज ए रिटेन अर्निंग कंपनी क्या करेगी बेटा? अपने पास रखेगी। ठीक है, सरप्लस जो भी प्रॉफिट होता है या तो कंपनी उसको डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है या अपने पास रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रखती है। तो जब कंपनी क्या करती है बेटा? डिसाइड करती है कि उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं करना, तो बेटा वेरियस फैक्टर्स होते हैं। जैसे सपोज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, सपोज आपके पास कोई ऑर्डर आ गया जिसके थ्रू आपकी कंपनी वो ग्रो कर सकती है, तो उस केस में हमें फंड की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? उस सरप्लस फंड को कंपनी की ग्रोथ में लगा देंगे, तो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना? तो वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने माइंड में रखना है और उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे बेटा कि जो भी हमारा सरप्लस प्रॉफिट होता है उसको हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें। ठीक है बेटा, ये है हमारा बेटा डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में हम यही डिसीजन लेंगे कि कितना पैसा ऐसा है जो हम डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर करें और कितना हम मनी एज ए रिटेन अर्निंग अपने पास रखें। तो फर्स्ट फैक्टर है बेटा अर्निंग। अर्निंग हम जब हमें डिविडेंड डिसीजन लेना है कि हमें डिविडेंड देना है या नहीं देना, तो वी शुड कीप इन माइंड द अर्निंग ऑफ कंपनी। हमें क्या देखना है कि कंपनी की अर्निंग कैसी है। तो बेटा अगर कंपनी की अर्निंग क्या है बेटा? अच्छी है और स्टेबल है, ठीक है, तो हम हाई रेट से डिविडेंड क्या करेंगे बेटा? डिक्लेयर करेंगे। और अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं है या लो रेट पर है तो हम कम रेट से क्या करेंगे बेटा? डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा अर्निंग। अर्निंग अच्छी है तो डिविडेंड भी ज़्यादा, अर्निंग कम है तो डिविडेंड भी कम। उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। हम ये देखेंगे जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो कंपनी की जो अर्निंग है क्या वो स्टेबल है, क्या वो कंटिन्यू वैसे ही है। तो अगर स्टेबल है मतलब हर साल कंपनी को प्रॉफिट होता जा रहा है तो कंपनी क्या करेगी बेटा? हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। और कंपनी की अगर अर्निंग स्टेबल नहीं है बेटा तो कंपनी क्या करेगी बेटा? लो रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। क्लियर? थर्ड है हमारा बेटा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या होता है कि हमारी कंपनी में जो कैश फ्लो की पोजीशन है वो कैसी है, मतलब क्या कैश का इनफ्लो हो रहा है, क्या कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस है उसको हम इजीली उस एक्सपेंसेस को पूरा कर पा रहे हैं। तो हमें जब भी हमें क्या करना होगा? डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आपको पता है कि कैश का क्या होगा बेटा? आउटफ्लो होगा। तो कंपनी हाई रेट से डिविडेंड कब डिक्लेयर कर सकती है? जब कंपनी के पास क्या होगा बेटा? सरप्लस कैश होगा। ठीक है, और अगर कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी या लो रेट से करेगी। लेकिन अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश है तो कंपनी हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। देन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के चांसेस हैं या नहीं है। सपोज आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उससे कंपनी ग्रो करेगी, तो उस केस में हमें रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए या कुछ भी हमें नया सेटअप सेट करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होगी, हमें ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी। तो उस केस में क्या होगा? हम उस पैसे को ग्रोथ में लगाएंगे ना कि डिविडेंड के फॉर्म में। तो अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट है और कंपनी के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेगी या बहुत लो रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। और अगर कंपनी के पास इस समय पे कोई भी ऐसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कंपनी क्या करेगी बेटा? हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। क्लियर? देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब इसमें क्या है कि
कुछ कंपनी क्या करती है बेटा, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को ऑप्ट करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेटर इम्पैक्ट पड़ता है शेयर होल्डर्स पे, और कंपनी की जो रेपो होती है ना बेटा, वो क्या होती है, अप होती है शेयर मार्केट में, ठीक है। जो अगर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के स्टेबल है, मतलब हर साल कंपनी क्या करती है, फिक्स रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, और कंपनी की गुडविल क्या होती है बेटा, इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो अगर क्या है, इवन बिग कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो भी प्रेफर करती हैं कि क्या करे कि वो रेगुलर क्या दे सके बेटा, डिविडेंड दे सके। तो अगर क्या है कि डिविडेंड की पॉलिसी क्या होगी बेटा, अगर आप ऐसी पॉलिसी ऑप्ट कर रहे हो कि जिसमें डिविडेंड स्टेबल होना चाहिए, तो कंपनी कंटिन्यू क्या करेगी बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, और अगर ऐसी पॉलिसी नहीं है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकेगी। 6 पॉइंट है बेटा, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। अब इसमें ये है कि बेटा कि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको देखना होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं बेटा, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है बेटा। उनको भी कंपनी को माइंड में रखना होगा बेटा। जनरली क्या होता है कि जो ऑब्जर्व किया गया है कि जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं, जो रिटायर शेयर होल्डर होते हैं, वो क्या चाहते हैं, फिक्स इनकम आती रहे, मतलब रेगुलर रिटर्न उनको मिलता रहे, ठीक है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से उनको रेगुलर इनकम होती रहे। और जो यंगस्टर होते हैं, जो यंग शेयर होल्डर होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो कैपिटल गेन को प्रेफरेंस देते हैं। उनको ये होता है कि उनकी जो इनकम है ना बेटा, वो री इन्वेस्ट होती रहे, तो जिससे प्रॉफिट क्या हो जाए, कंपनी का बढ़ता रहे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि आप कंपनी को ये देखना होता है, एक तो ये चीज़ होगी कि अगर रिटायर्ड पर्सन है वो एक रेगुलर इनकम चाहेंगे, और यंग पर्सनस क्या चाहेंगे बेटा उनकी पैसा री इन्वेस्ट होता रहे, ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और साथ ही साथ हमारे जो शेयर होल्डर किस तरह के, पुअर हैं या मिडिल क्लास के हैं या रिच क्लास के हैं। अगर पुअर हैं और मिडिल क्लास के हैं, वो भी क्या चाहते हैं बेटा, रेगुलर इनकम चाहते हैं, और मिडिल और रिच है वो क्या चाहते हैं बेटा, कैपिटल गेन चाहते हैं। तो कंपनी को देखना होगा कि उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में जो शेयर होल्डर्स हैं कितने रिटायर्ड हैं, लो पुअर और मिडिल क्लास के हैं अगर, तो कंपनी क्या करेगी बेटा, हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। और उनके अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में जो शेयर होल्डर हैं वो क्या है, यंग हैं, रिच हैं, तो कंपनी क्या करेगी बेटा, लो रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। क्लियर। देन टैक्सेशन पॉलिसी। जब कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है तो उनको देखना होता है कि टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, ठीक है। मैंने आपको पता ही होगा कि जो टैक्स होता है, जो डिविडेंड होता है बेटा, उसको टैक्स में रिबेट नहीं मिलती है, ठीक है ना, टैक्स में रिबेट नहीं मिलती है। तो उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि क्या, इफ़ टैक्स रेट इज़ हाई, अगर टैक्स रेट क्या है बेटा, हाई है, देन कंपनी प्रेफर टू पे लेस इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी बेटा, डिविडेंड को कम दे। क्यों? क्योंकि डिविडेंड के तो कोई डिस्काउंट मिलना नहीं है उनको। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट लोन लेगी, तो इंटरेस्ट की पेमेंट ज़्यादा करेगी, क्योंकि इंटरेस्ट की तो कंपनी को क्या मिलती है बेटा, रिबेट मिलती है ना। और अगर क्या है, टैक्स रेट क्या है, लो है, तो कंपनी क्या करेगी बेटा, ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स रेट क्या करना है बेटा, कम ही पे करना है। क्लियर। देन एसेस टू कैपिटल कंसिडरेशन। जब कंपनी क्या डिसाइड करती है कि उसको क्या करना है बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर लो रेट से करना है या हाई रेट से करना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो कैपिटल मार्केट है वो किस तरह की है, मतलब कैपिटल मार्केट की कंडीशन किस तरह की है। अगर कंपनी क्या करती है, स्टॉक मार्केट से, इफ़ कैपिटल मार्केट कैन ईजिली बी असेस्ड, मतलब आप क्या कर सकते हो, कैपिटल मार्केट इस समय ग्रो कर रही है, तो सिक्योरिटीज़ की क्या है, कंपनी की डिमांड क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो कंपनी क्या कर सकती है बेटा, आसानी से शेयर से पैसा अरेंज कर सकती है। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी बेटा, हाई रेट से डिविडेंड दे देगी, ठीक है। और अगर कंपनी की कैपिटल मार्केट में अप्रोच क्या है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो उस समय पे कंपनी क्या करती है बेटा, लो रेट से डिविडेंड क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी। उस केस में कंपनी क्या करेगी बेटा, रिजर्व्स अपने पास रखेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आसानी से उसके शेयर सेल नहीं होंगे, तो कंपनी को अगर फंड की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगी, सरप्लस मनी को अपने पास रखेगी ना, ताकि फ्यूचर में जब भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है
या कंपनी को जब भी क्या चाहिए होता है बेटा, कैश चाहिए होता है, तो कंपनी आसानी से फंड्स में से निकाल पाए। देन 9th पॉइंट है आपका लीगल रिस्ट्रिक्शंस में क्या है कि कंपनी एक्ट में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड के फॉर्म में। मतलब जब आप डिविडेंड पे करते हो तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। वो क्या होता है बेटा कि डिविडेंड जो पे किया जाता है वो आपके करंट ईयर के प्रॉफिट में से और पास्ट ईयर का प्रॉफिट में से क्या किया जाता है, पे किया जाता है आफ्टर प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कंपनी का जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है या लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है उसमें से ही कंपनी क्या करती है बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है। और अगर इन केस कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट और कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कंपनी पर क्या रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की हैं। ठीक है। तो मतलब कंपनी जब भी क्या करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो उसको ये ध्यान में रखना है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से जो कंपनी की लिक्विडिटी है उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर उस पर इफेक्ट आ रहा है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, अगर उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। क्लियर बेटा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। अब मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो फंड अरेंज करती है कैपिटल फंड से भी करती है, बोरोड फंड से भी करती है। बोरोड फंड में क्या होता है, डिबेंचर होल्डर होते हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स होते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी ने बोरोड फंड ज़्यादा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लिया होता है, मतलब बोरोड फंड के थ्रू पैसा अरेंज किया होता है। तो उस केस में क्या होता है बेटा कि वो कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आप पहले क्या करोगे, हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। तो अगर कंपनी पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं तो कंपनी लो रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो कंपनी की मर्जी होती है कि वो डिविडेंड किस रेट से डिक्लेयर करे। तो ये था। और आपका लास्ट पॉइंट है आपका स्टॉक मार्केट कंडीशन, कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसकी कंडीशन भी कैसी है। ठीक है। स्टॉक मार्केट कंडीशन में क्या हो गया बेटा कि अगर हमारा क्या है बेटा, बूम पीरियड है, मार्केट अप जा रही है। ठीक है। तो मार्केट क्या होती है बेटा, अप जाती है। तो इसमें क्या क्या रखा होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर हमारी मार्केट अप है तो हम आसानी से अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट क्या है, डाउन है, तो हम शेयर्स को आसानी से सेल नहीं कर सकते। तो इसमें क्या क्या रखा है कि स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन एज ए गुड न्यूज़। अगर स्टॉक मार्केट अप है और आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दोगे ज़्यादा तो ये एक कंपनी के लिए क्या होता है बेटा, अच्छा होता है। लेकिन अगर आप डिविडेंड कम डिक्लेयर करते तो ये नेगेटिव न्यूज़ होती है। ठीक है। तो आपने देखना है कि डिविडेंड पॉलिसी का स्टॉक मार्केट पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो ठीक है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी स्टॉक मार्केट अप जा रही है तो उस केस में आप हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपकी जो और वैल्यू है शेयर्स की वो क्या हो जाएगी बेटा, अप हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं वाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। आई होप बेटा दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।